गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर 7 क्वेश्चन है इकोनॉमी का। इसमें से 2-3 ट्रेडिशनल है, फंडामेंटल से क्वेश्चन है, और 2-3 करंट अफेयर्स बेस्ड है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इकोनॉमी में दोनों से मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे आयोग की इच्छा पर भी निर्भर रहती है, कभी कभी सारा करंट ही उठा के रख देता है, कभी ट्रेडिशनल से ही दिया जाता है। अब उनकी इच्छा है, वो जैसा पूछे। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक साख प्रदान करने के संबंध में जिला सहकारी बैंक अनुसूचित बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अधिक ऋण देते हैं, है ना। जिला सहकारी बैंक सहकारी बैंक जो होता है वो 3 स्तरीय होता है ना। सबसे नीचे पैक्स होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अभी हाल में बिहार में उसका चुनाव भी होने वाला है, तिथि वगैरह की घोषणा हो गई है। उसके ऊपर जिला सहकारी बैंक, उसी को केंद्रीय सहकारी बैंक भी कहा जाता है, और सबसे ऊपर राज्य सहकारी बैंक होते हैं। आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, देखते हैं भाई। सुभाष जी, आवाज नहीं है। हेलो हेलो, काट दीजिए। आ तो गया, आवाज तो है। हाँ, आवाज तो है। फिर से ना हो तो रीस्टार्ट कर दीजिए। हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, फिर से रीस्टार्ट कर दीजिए। हाँ ठीक, रीस्टार्ट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अब जा रहा है। गुंजन, आवाज आ रही है? हाँ, आ तो रहा है। चलिए ठीक। 3 स्तरीय संरचना होती है सहकारी बैंक की। सबसे नीचे पैक्स होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। फिर जिला सहकारी बैंक होते हैं, इसी को केंद्रीय सहकारी बैंक भी कहा जाता है, और उसके नीचे राज्य सहकारी बैंक है ना। और इसमें सहकारी बैंक में केवल पैक्स के द्वारा ऋण दिया जाता है, केवल पैक्स देता है। पैक्स अल्पकालीन ऋण देता है, जिसकी अवधि 15 माह तक की होती है ना। तो जिला सहकारी बैंक तो देते भी नहीं है, हालांकि पेमेंट यहीं से होता है। पैक्स का कोई अपना बैंकिंग संरचना नहीं होती है ना। और अल्पकालीन यानी सहकारी बैंक जो होते हैं, इसमें होता ये है कि राज्य सहकारी बैंक धन देता है जिला सहकारी बैंक को, और जिला सहकारी बैंक पैक्स को देते हैं, और पैक्स से ये किसान के पास पहुंचता है। तो यहाँ ऋण देने वाली एजेंसी केवल पैक्स ही है,
ये धन उपलब्ध कराते हैं, है ना। अल्पकालीन ऋण ही देता है, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों एवं आरआरबी के द्वारा भी अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, जो कि सहकारी बैंकों से अधिक होता है। इसलिए ये विकल्प गलत हो जाता है। दूसरी बात, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का सबसे प्रमुख कार्य पैक्स को निधि उपलब्ध कराना है। इस पर तो चर्चा हम लोगों ने कर ही लिया है ना। जिला सहकारी बैंक ही पैक्स को धन उपलब्ध कराते हैं, फंड उपलब्ध कराते हैं, जहां से ये फंड किसानों के पास ऋण के रूप में जाता है। तो ये कथन सही है। तीसरा, नाबार्ड सीधे किसानों को ऋण नहीं देता है। ये बात सही है, बल्कि नाबार्ड के द्वारा उन संस्थाओं को निधि उपलब्ध कराई जाती है जो किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में ऋण देने का काम करते हैं। तो ये भी सही है। नाबार्ड नहीं देता है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन बीपीएससी में एक बार पूछा भी गया है। तो 2 और 3 यही सही होंगे। तो सही विकल्प होगा 2 और 3। जिला सहकारी बैंक पैक्स को धन उपलब्ध कराते हैं और नाबार्ड के द्वारा सीधे किसानों को ऋण नहीं दिया जाता है, उन संस्थाओं को धन दिया जाता है जो किसी क्षेत्र में साख सृजन का काम करते हैं, है ना। बल्कि यूं कह लो, जितने भी विकास बैंक हैं ये सीधे लाभार्थी से नहीं जुड़ते हैं। इनका जुड़ाव होता ही नहीं है। जैसे एक तो नाबार्ड है विकास बैंक, दूसरा सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इनका भी सीधे लाभार्थी से जुड़ाव नहीं होता है। और तीसरा IBRD है ना, क्या था, इंडस्ट्रियल IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब तो कमर्शियल बैंक के रूप में भी काम कर रहा है, लेकिन IDBI भी विकास बैंक ही था, औद्योगिक विकास के लिए धन उपलब्ध कराता था। वो भी उन संस्थाओं को ही देता था जो सीधे लाभार्थी को धन देते थे। तो विकास बैंक सीधे लाभार्थी से नहीं जुड़ते हैं, कोई भी हो, सिडबी हो, IDBI हो या कि नाबार्ड हो। ये उन संस्थाओं को धन देते हैं जिनसे वो किसी क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में वो संस्थाएं ऋण देती हैं, उनको इनके द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। दूसरा, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित, होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर आधारित जो मुद्रा स्थिति की रिपोर्ट होती है, कौन जारी करता है ना। यही है ना WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, उपभोक्ता या खुदरा मूल्य सूचकांक। तो ये WPI जो होता है ये जारी होता है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिसके अध्यक्ष अभी, जिसके मंत्री अभी पीयूष गोयल हैं। और जो CPI जारी होता है ये सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय जारी करता है, या विभाग। CPI सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी होता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। एक बात जानने की और भी है, WPI में आधार वर्ष, ऐसे लिख लो इसको, WPI का आधार वर्ष 2011-12 है और CPI का आधार वर्ष 2012 है।
केवल 12 ही लिखा जाता है। 11-12 जहाँ लिखा गया है वहाँ वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च काउंट होता है, इसलिए 11-12 लिखा जाता है। इसमें 12 ही माना गया है। इसमें जो वित्तीय वर्ष है जनवरी से दिसंबर माना गया है, इसलिए केवल 12 का ही प्रयोग होता है। और सीपीआई पर जो हर महीने जारी अभी किया जा रहा है, इसकी शुरुआत भी 2012 में ही हुई थी। – 2012 में शुरू किया गया था। उस समय आधार वर्ष 2010 को माना गया था, बाद में 2012 किया गया है ना। तो इसका उत्तर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय होगा। यदि आरबीआई के द्वारा प्रसारवादी मौद्रिक नीति को लागू करने का निर्णय लिया जाता है तो क्या निर्णय नहीं होगा? प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अगर अनुसरण होता है, स्वीकार किया जाता है, यानी मुद्रा का बाजार में प्रसार अधिक हो, प्रसारवादी मौद्रिक नीति का यही मतलब होता है कि मुद्रा का प्रसार अधिक हो, मुद्रा को कम नहीं करना है, तो स्वाभाविक है दरों को घटाया जाएगा। जो 5 दर होते हैं, बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, यही 5 होता है ना, जिसे बढ़ाकर या घटाकर मात्रात्मक साख नियंत्रण किया जाता है। अगर इसकी मात्रा को, इसकी दर को घटाया जाता है तो बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ेगी, मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी। और यदि बढ़ा दिया जाता है तब बाजार में मुद्रा की तरलता घट जाती है, क्योंकि ऋण लेने की प्रवृत्ति हतोत्साहित होती है। यानी इस पांचों का इन्वर्सली प्रभाव पड़ता है मुद्रा की तरलता पर, सबको बढ़ाने से, यानी विपरीत संबंध है इन पांचों का मुद्रा की मात्रा से। अगर बढ़ाया गया तो बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होगी, अगर घटाया गया तो बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। विपरीत संबंध है। अब इसी के आधार पे देख लीजिए, वैधानिक तरलता अनुपात को, SLR को घटाया जाएगा। स्वाभाविक है, घटने से मुद्रा की तरलता बढ़ जाएगी, तो ये सही हो गया, है ना। बैंक दर को बढ़ा दिया जाएगा। अगर बढ़ा देते हैं तो ऋण महंगा हो जाएगा, बैंकों का ऋण लेने की प्रवृत्ति हतोत्साहित होगी, जिससे बाजार में मुद्रा की तरलता घट जाएगी। इसलिए तरलता घटाना नहीं, तरलता बढ़ाना है ना। तरलता बढ़ाना है तो रेट को कम ही करना होगा, तो ये गलत हो जाता है। रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अगर घटेगा, कम होगा, तो मुद्रा की तरलता बढ़ेगी, तो ये सही है। CRR को बढ़ा दिया जाएगा। CRR यदि बढ़ता है तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता घट जाती है। CRR और SLR के बढ़ने से बैंकों की ऋण देने की क्षमता घटती है, तो कम ऋण का साख का सृजन होगा, तो बाजार में मुद्रा कम जाएगी। अगर घटा दिया जाता है तब बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ जाती है, तो बाजार में साख का सृजन अधिक होगा, तो मुद्रा बढ़ेगी। इसलिए ये भी गलत होगा, यानी बढ़ा देने वाला दोनों गलत हो जाएगा, घटा देने वाला दोनों यही सही उत्तर होगा। तो 1 और 3 है नहीं, विकल्प देने में 1 और 3 यही था, लगता है गलती से 2 लिखा गया है। इसको 1 कर लीजिए, तब हो जाएगा उत्तर, है ना। इन्वर्सली ही है प्रोपोर्शनल। घटेगा तो मुद्रा बढ़ेगी, बढ़ेगा तो मुद्रा घट जाएगी। पांचों के साथ एक ही कंडीशन है, किसी में कोई अंतर नहीं है। चाहे ब्याज महंगा, चाहे ऋण महंगा हो, बैंक रेट, CRR
बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेट के बढ़ने से ऋण महंगा होता है, ऋण लेने की प्रवृत्ति में कमी आ जाती है, जिससे कि मुद्रा की तरलता घट जाती है। SLR और CRR के बढ़ने से अच्छा नहीं है, तब तो 2 और 4 होगा, 2 और 4 है तो वही हो जाएगा। छोड़ो, हटाओ इसको, नहीं देख पाए थे। ये परीक्षा में गलती ये आप लोगों से भी होगी, हम तो यही कर दे रहे हैं। ठीक है, कौन सा निर्णय नहीं लेगा? तो बढ़ाने वाला निर्णय नहीं लेगा, घटाने वाला लेगा, है ना। चौथा, UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक SDI का एक आयाम ये तो बता दीजिए आप लोग उत्तर, है ना। इसका उत्तर बताइए क्या क्या नहीं, कौन कौन सा आयाम है मानव विकास सूचकांक SDI? हर साल UNDP जारी करता है। किन किन मानदंडों पर मानव विकास को आंका जाता है, गरीबी का आकलन किया जाता है? इसका आंसर तो आप ही लोगों से चाहिए। ठीक है ना, ना गलत भावना कुछ नहीं रहती है भाई, हम ही नहीं देख पाए, सही पर ही चले गए थे, कोई बात नहीं। इसका क्या उत्तर होगा ये आप लोग बताइए। कौन इसमें से एक मानव विकास सूचकांक का मापदंड नहीं है? ये तो आप लोग बता ही सकते हैं। चलिए, 3 सूच होता है प्रति व्यक्ति आय, एक है, दूसरा है साक्षरता दर और तीसरा है जीवन प्रत्याशा, एवरेज लाइफ, है ना। जन्म के समय से ही गिना जाता है, यही 3 है। अब देख लीजिए, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, जीवन प्रत्याशा है, सही है। ज्ञान साक्षरता दर है, सही है। जीवन का समुचित स्तर प्रति व्यक्ति आय है, ये 3 तो हो ही जाते हैं। बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं तक पहुंच, ये SDI का मापक नहीं है ना। जो MPI है UNDP का ही है, तो UNDP के भी MPI में बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं तक पहुंच को शामिल नहीं किया गया है। जो 10 अवयव हैं उसमें ये शामिल नहीं है। लेकिन नीति आयोग जो MPI जारी करता है UNDP और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से, उनके MPI में बैंक खाता को भी शामिल कर लिया गया है। तो वहां तो है ये, लेकिन SDI में नहीं है, इसलिए वही उत्तर होगा C नंबर। असत्य कथन का चुनाव करना है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के दौरान बिहार में 18.13% गिरावट आई है, गरीबी में गिरावट आई है। जो देश में सर्वाधिक है ना। प्रतिशत के हिसाब से उस रिपोर्ट में सबसे अधिक गरीबों की संख्या बिहार में ही घटी है, जो 18.13% रही है। ये तो सही है, हालांकि संख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान दूसरा है ना। संख्या की दृष्टि से यूपी में सबसे अधिक 3.77 करोड़ था और बिहार में 2.25 करोड़ है ना। तो ये कथन सही है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा SGDP का GSDP होता है,
का 2.98% रहने का अनुमान है। ये सही है। एक बात और भी था, उसको भी हमने क्वेश्चन में जोड़ा है। पिछले साल 2023-24 के बजट में भी राजकोषीय घाटा 2.98% रहने का ही अनुमान किया गया था, लेकिन जो बजट में बताया गया 24-25 में कि वो घाटा बढ़कर 8.89% हो गया है। 2.98 का अनुमान किए थे, 8.89% हो गया है। तो यहां तक तो सही है। हालांकि आंकड़ों में वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 8.89% बताई गई है। यह भी सही है। बिहार में आर्थिक समृद्धि दर 10.64% रही है 2023-24 में। यह सही है। ये देश में सबसे अधिक है। पहले नंबर पर बिहार ही है, जहां का जीडीपी ग्रोथ रेट 10.64% रहा है। इस मामले में दूसरे नंबर पे असम और तीसरे नंबर पर दिल्ली रही है। ये भी सही है। तो ये विकल्प भी सही है। बिहार बजट के अनुसार सर्वाधिक व्यय सामान्य सेवाओं पर, इसके बाद सामाजिक सेवाओं पर और सबसे कम आर्थिक सेवाओं पर किया जाना प्रस्तावित है। ये कथन गलत है। सर्वाधिक है या सर्वाधिक व्यय पहले नंबर पे बिहार में सामाजिक सेवा है, दूसरे नंबर पे सामान्य सेवा है और तीसरे नंबर पे आर्थिक सेवा है। यही क्रम बिहार बजट में रहता भी है। इसी क्रम है। इसमें लगभग 38% है, इसमें लगभग 29 है और ये 26 या कितना है, देख लीजिएगा इसको। लेकिन क्रम यही रहता है सबसे अधिक। है ना? तो यही चले है, यही गलत है। पहले नंबर पे सामाजिक सेवा है, दूसरे नंबर पर सामान्य सेवा है, तीसरे नंबर पर आर्थिक सेवा है। यही 3 सेवाओं का क्रम है। लगभग वही है। 38% सामाजिक सेवा है, 29% सामान्य सेवाएं हैं और 26 या कुछ ऐसे ही है ये आर्थिक सेवा पर खर्च होंगे। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 4 एसडीजी है ना, सूचकांक 4 अभी आया है हाल में, के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना। इस इंडेक्स में भारत का समग्र स्कोर 2018 में 57 था, जो बढ़कर 71 हो गया है। ये सही है ना। इसे एक क्वेश्चन रहना तय है, कई महीना पहले आया है, लगता है कि मई जून में आई है रिपोर्ट। ये इंडेक्स प्रकाशित हुआ है, नीति आयोग प्रकाशित करता है। इसमें भारत का समग्र स्कोर 71 दिखाया गया है। 17 लक्ष्य है ना, या हाँ 17 ही है कि 15 ऐसे ही कुछ है। उसके आधार पे ये एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट इंडेक्स जारी होता है। ये चौथा इंडेक्स है, यानी इसके पहले भी 3 जारी हो चुके हैं। पिछली बार 57 था भारत का समग्र स्कोर, इस बार बढ़कर 71 हो गया है। काफी संतोषजनक स्थिति में है, ये सही है। इस इंडेक्स में 2 राज्यों को पहला स्थान मिला है और दोनों का स्कोर 79 है। एक है केरल और दूसरा है उत्तराखंड, दोनों का 79 है। तो इस इंडेक्स में 79 अंकों के साथ केरल और उत्तराखंड सर्वोच्च स्थान पे हैं। इस बार का थोड़ा सा गैप भी है, वो कम हुआ है। सबसे कम स्कोर 57 बिहार का है। हम लोग नीचे से ही टॉप करते हैं।
तो इस रिपोर्ट में भी नीचे से टॉप हैं, 57 है हम लोगों का, और ये सबसे निचला स्थान है ना। तो ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, लेकिन इस बार के एसडीजी इंडेक्स ने 57 और 79 22 अंकों का ही अंतर है। पिछली बार इससे ज्यादा का अंतर था। और चौथी बात, इस इंडेक्स के अनुसार 2018 से 2023-24 के दौरान सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य बिहार है। यह गलत है, बिहार नहीं है, यह राज्य यूपी है। योगी बाबा बुलडोजर है ना, बुलडोजर बाबा का राज्य सबसे तेजी से बढ़ा है। तो यही कथन गलत होता है, यही उत्तर होगा। सबसे तेजी से विभिन्न मानकों में 15 में से अधिकांश मानकों में सबसे बेहतर स्थिति रही है इनकी, इसलिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है ना। तो यही 4 है, यही विकल्प गलत है और तीनों सही है। और एक एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है। इकोनॉमी के साथ यही दिक्कत है, कभी कभी एकदम शुद्ध डाटा पूछेंगे, है ना। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पर और चालू कीमत पर क्रमशः कितनी रही है ना। जो बिहार की आर्थिक समीक्षा आई थी उसमें चालू कीमत पर 59,117 है ना, 59,117 और स्थिर कीमत पर 35,373 कुछ ऐसा ही दिखाया गया था। यह है बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार। क्वेश्चन में कभी कभी एजेंसी का नाम दिए रहता है। ये है 35,373 और 59,117 रुपया बिहार की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, जो ये केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, ये रिपोर्ट लगता है कि जुलाई या अगस्त में आया है। इस रिपोर्ट में बिहार की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पर 36,353 रुपया और चालू कीमत पर 66,828 रुपया बताई गई है ना। तो स्थिर कीमत 36,353 और चालू कीमत 66,828। यही तय किया गया है, इसी पर होगा। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। ये दो तो ऐसे ही लिखा गया था, कुछ तो लिखेगा, वहां भी लिख देंगे, जिसका मुकाबला आपको करना होगा, है ना। ये है बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार और ये है सांख्यिकी विभाग के, केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार। ठीक है, यही 7 क्वेश्चन थे, एक बार देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख पैक्स उपलब्ध कराते हैं और पैक्स को धन जिला सहकारी बैंक देता है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा, जिला सहकारी बैंक का काम ही यही है। इसमें चलता क्या है कि राज्य सहकारी बैंक सबसे टॉप पर है। राज्य सहकारी बैंक फंड देता है जिला सहकारी बैंक को, जिला सहकारी बैंक फंड देता है पैक्स को, और पैक्स उसी फंड को ऋण के रूप में किसानों को देता है जो अल्पकालीन ऋण होता है। तो इनका ये काम सही है। नाबार्ड सीधे लाभार्थी को
ऋण नहीं देता है उसके द्वारा ऋण उन एजेंसियों को दिया जाता है जो लाभार्थी तक ऋण को पहुंचाते हैं, है ना। तो ये भी सही है, तो 2 और 3 सही होगा। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की रिपोर्ट वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की रिपोर्ट सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है ना। दोनों का अलग अलग है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है, खुदरा मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 2012 है। आरबीआई यदि प्रसारवादी मौद्रिक नीति को अपनाता है, यानी बाजार में मुद्रा के प्रसार को बढ़ाना चाहता है, तो जो 5 दरें हैं मात्रात्मक साख नियंत्रण से संबंधित, बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसे घटा दिया जाएगा। और यदि संकुचित मुद्रा नीति का अनुसरण करता है तो उसे बढ़ा दिया जाएगा। तो घटने वाला यहाँ सही होगा, बढ़ने वाला गलत होगा। चूंकि गलत ही चुनना था आपको, तो 2 और 4 में बढ़ा दिया लिखा हुआ है, इसलिए गलत हो जाता है वो। UNDP द्वारा जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है उसके 3 मापदंड हैं: प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा। यहाँ के विकल्प के अनुसार जीवन प्रत्याशा, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन रहेगा तो लोग अधिक दिनों तक जिएंगे, नहीं तो जीवन प्रत्याशा से संबंधित क्यों, ज्ञान साक्षरता दर पर निर्भर करता है, समुचित जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं तक पहुंच SDI का मापदंड नहीं है। ये नीति आयोग द्वारा जारी MPI का एक मानदंड जरूर है, ठीक है। नीति आयोग ने जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक से संबंधित रिपोर्ट जारी की है 2015-16 से 2019-21 के दौरान बिहार में गरीबों की संख्या प्रतिशत के रूप में 18.13% घटी है, जो देश में सबसे अधिक है। हालांकि संख्या के हिसाब से यूपी में सबसे अधिक 3.77 करोड़ और बिहार में 2.25 करोड़, दूसरे नंबर पर बिहार संख्या के दृष्टिकोण से है। बिहार बजट में राजकोषीय घाटा 24-25 में 2.98% अनुमानित किया गया है। हालांकि पिछले बार का भी अनुमान यही था 23-24 में, लेकिन हुआ 8.89% का। बिहार में GDP ग्रोथ रेट 10.64% इस बार बताई गई है, जो देश में सबसे अधिक है। इस मामले में दूसरे नंबर पर असम और तीसरे नंबर पर दिल्ली को बताया गया है। बिहार बजट 2024-25 में सबसे अधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर, उसके बाद सामान्य सेवाओं पर और उसके बाद आर्थिक सेवाओं पर होने का अनुमान किया गया है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 4 के अनुसार कथन है, इस बार भारत का समग्र स्कोर इस इंडेक्स में जो नीति आयोग जारी करता है 57 से बढ़कर 71 हो गया है। ये सही है। इसमें 2 राज्यों को पहला स्थान मिला है, केरल और उत्तराखंड को। उत्तराखंड हमको लगता है पहली बार इसमें पहले नंबर पर आया होगा और दोनों का स्कोर 79 है। तीसरा, इस इंडेक्स में बिहार का स्थान सबसे नीचे है और इनका स्कोर 57 है। और इस इंडेक्स के अनुसार सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य में उत्तर प्रदेश है, जहां सबसे अधिक तेजी से सुधार हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न गोल में। तो यूपी इसमें सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। और बिहार की प्रति व्यक्ति आय केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार स्थिर कीमत पर 36,353 और चालू कीमत पर 66,828 रुपया है। इसको सीधे थोड़ा 2-3 बार देखकर रखिए याद में। ये है इस मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार और ये है बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार। इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। अब आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।